दोस्तों कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डॉक्टर हरी सिंह और एंट्रेंस एग्जाम के लिए 2022 के लिए। और अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है, मतलब कब एग्जाम होगा। तो हम लोग पहले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं ताकि अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो सके। तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको कमेंट करना है आप कौन से कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को आप अच्छे से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के वर्तमान में चेयरमैन कौन है। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है। तो आरबीआई आपको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आपके जो नोट वगैरह रहते हैं तो उस पर भी आप जानते होंगे आरबीआई के गवर्नर के साइन वगैरह रहते हैं। तो आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर या चेयरमैन कौन है। गवर्नर आएगा आपसे क्वेश्चन कि आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है। तो आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास। और जो डिप्टी गवर्नर हैं वो भी पूछे जाते हैं। जनरली जो डिप्टी गवर्नर हैं ये आपके बीबीए और एमबीए वाले स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हैं, या जिनके लिए इकोनॉमिक्स टाइप से क्वेश्चन आते हैं बीकॉम वगैरह, तो उनके लिए डिटेल में आते हैं। उनके लिए पूछा जा सकता है कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन है। तो 4 डिप्टी गवर्नर हैं जो टी रविशंकर हैं, एम राजेश्वर राव हैं, डॉक्टर एमडी पात्रा हैं या एमके जैन हैं। तो ये आपके लिए किन के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो जो डिप्टी गवर्नर हैं ये आपके एमबीए और बीबीए वाले स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हैं। जनरल जो क्वेश्चन आएगा ये वीडियो में जनरल स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ, यानी सभी के लिए है वीडियो हेल्पफुल है जो एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फिर स्पेशल वीडियो स्टडी 16 पर आएंगी डिफरेंट टीचर्स के द्वारा। तो आरबीआई के वर्तमान में चेयरमैन कौन है तो या गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास हैं। और इसके अलावा आरबीआई से 2-3 क्वेश्चन और बन जाते हैं, जैसे कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जीएसटी किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया। तो जीएसटी से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं कि जीएसटी किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया, या जीएसटी में कितनी टैक्स स्लैब हैं। जो एमबीए वगैरह हैं इनमें पूछा जाता है कितनी टैक्स स्लैब हैं, जैसे 5, 12, 18, 28 इस टाइप से। इसके अलावा जीएसटी से यह भी पूछा जाता है कि कौन सा अमेंडमेंट बिल आया था, यानी संविधान संशोधन मतलब जो एक्ट है वो कौन सा था, बिल कौन सा था, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल से क्वेश्चन आता है। तो जीएसटी के संविधान संशोधन से जोड़ा गया 101 बार। देखिए संविधान में कुछ भी चीज़ जब हम जोड़ते हैं हटाते हैं तो उसे अपनी भाषा में कहते हैं संविधान, यानी जो कुछ भी अपनी भाषा में कहें तो संविधान में कुछ भी परिवर्तन करते हैं या चाहे उसमें जोड़ें या कुछ हटाएं जो भी है तो उसे कहते हैं संशोधन। तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई थी, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। अभी हम लोग इस वीडियो में डिटेल में नहीं जा रहे हैं, आप इतना ही समझ लीजिए। जीएसटी के संविधान संशोधन से जोड़ा गया 101वें संविधान संशोधन से जीएसटी जोड़ा गया। और अभी तक कितने संविधान में संशोधन हुए, 105, यानी 105 बार संविधान में से कुछ जोड़ा गया है, हटाया जा चुका है। तो 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो करंट में जो हुआ 105 वाला उससे पूछा जाएगा। और इंपॉर्टेंट पूछा जाता है जैसे 101 बार जीएसटी और 42वां संविधान संशोधन, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप एलएलबी बीएलएलबी वाले हैं तो संविधान वगैरह ये आपको डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में स्थान कौन सा है। पहले मध्य प्रदेश के क्वेश्चन एंट्रेंस में कम पूछे जाते थे, अब पूछे जाने लगे हैं, इसलिए आपको यह भी प्रिपेयर करना है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, यानी पहले पर कौन है, राजस्थान। जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ है इससे पहले मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य था। छत्तीसगढ़ के अलग हो जाने के बाद मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू 5वें नंबर पर है। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल यानी एरिया वाइज दूसरे पे है, पहले पे कौन है, राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, और जो पॉपुलेशन वाइज पहले पे यूपी और मध्य प्रदेश कौन से पे 5वें पर। इसके अलावा मध्य प्रदेश जिन जिन चीज़ों में प्रथम स्थान पर है वो आपको पढ़ना है। या मध्य प्रदेश के नाम कौन कौन से हैं, जैसे नदियों का मायका, बाघ प्रदेश, हृदय प्रदेश, इस टाइप से जो भी इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश से भी पूछ लेते हैं जो मध्य प्रदेश जिन जिन मतलब उनमें प्रथम स्थान पर, जैसे मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं तो यह क्वेश्चन काफ़ी आता है। जिन जिन मतलब जैसे सोयाबीन उत्पादन में एमपी प्रथम स्थान पर है, टाइगर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तेंदुआ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो हीरा में उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो जिन जिन मामलों में मध्य प्रदेश पहले पर है उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इनको आपको प्रिपेयर अच्छे से करना है। नेक्स्ट है चोरी चोरा कांड कब हुआ था। तो चोरी चोरा कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को। अब यह इसके पूछे जाने की संभावना काफ़ी है, 100 साल हो गए हैं, तो इस टाइप से पूछे जाते हैं। इसके अलावा एंट्रेंस एग्जाम आप देखिए पिछले प्रीवियस ईयर की, तो आप आइडिया लगा पाएंगे कि जैसे जलियांवाला बाग, देखो एक कोई भी पूछ सकते हैं, बुक क्लियर नहीं है। एक साल में जैसे चोरी चोरा कांड पूछा तो जलियांवाला बाग, रोल एक्ट में, यानी इस टाइप से एक्ट वाले भी पूछ लेते हैं जैसे रोल एक्ट। इसके अलावा बंगाल विभाजन, तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो इनको आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है एफसीआई का फुल फॉर्म क्या है। एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो एफसीआई का फुल फॉर्म है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1965 में। 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। तो फुल फॉर्म भी आ जाते इस टाइप से, जैसे सेबी का, आरबीआई का पहले पूछा जाता था, अब नहीं पूछा जाता। सेबी का जैसे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या आईआरडीए जो न्यूज़ में चल रहा है, जैसे डब्ल्यूएचओ वगैरह है या डब्ल्यूटीओ है जो न्यूज़ में चलते हैं, इनके फिर फुल फॉर्म अभी पूछे जाते हैं। तो एफसीआई का फुल फॉर्म क्या है,
फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और 1965 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया, इसे शॉर्ट फॉर्म में RTEB कहते हैं। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया, 2009 में आया। और एक्ट ऐसे आते पूरे नहीं पढ़ने, इंपॉर्टेंट, जैसे आप सुनते होंगे RTI है एक, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है जैसे 2005 का। इसके अलावा मनरेगा पूछा जाता है। इसके अलावा अभी न्यूज़ में था कोविड में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, तो वो पूछा जाता है कब का है। तो जो इंपॉर्टेंट एक्ट हैं इस टाइप से पूछे जाते हैं। इसके अलावा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, काफ़ी न्यूज़ में था, तो ये पूछा जाता है। या जम्मू कश्मीर वाला जो वो कब से लागू हुआ, तो वो पूछा जाता है। जो न्यूज़ में रहते हैं या जो करंट अफेयर्स में जो पिछले 1-2 साल में, वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कब 1975 में कब लगा। तो ये क्वेश्चन ऐसा होगा भारत में नेशनल इमरजेंसी 1975 में कब लगा। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है। तो नेशनल इमरजेंसी, देखिए संविधान में 3 प्रकार की इमरजेंसी का प्रोविज़न है। एक तो आपकी जो नेशनल इमरजेंसी आप जानते हैं, इसके अलावा एक जो स्टेट इमरजेंसी होती है एक वो लगती है, और जो इसे संविधान की भाषा में फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी कहते हैं। इसके अलावा एक और होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक कितनी बार लगी है, तो अभी तक एक भी बार नहीं लगी। और इसके अलावा भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था 1975 में, तो 25 जून 1975 को यह लगा था। नेक्स्ट है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आपको बेसिक्स क्लियर होना चाहिए कि कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, या भूमध्य रेखा क्या है, या आर्कटिक सर्कल क्या है, या अंटार्कटिक सर्कल क्या है। तो ये पिछली बार जब प्रिपरेशन करवाई थी तो मैंने बता दिया था। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो में आपको बता दूंगा। जनरली आप समझ लीजिए कर्क रेखा मध्य प्रदेश से भी गुजरती है और भारत से भी, और भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है और मध्य प्रदेश भी उसमें। मध्य प्रदेश से पूछा जाए तो प्रॉपर 14 जिले हैं, तो 14 के 14 आपको याद नहीं करने हैं, बस एक आइडिया होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के 14 डिस्ट्रिक्ट से कर्क रेखा गुजरती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट ध्यान दें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, अंटार्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल, थोड़ा बहुत आपको आइडिया इनका होना चाहिए। नेक्स्ट है हुई द, और जी सब आपने पढ़े भी होंगे शायद 7th या 8th की क्लास में आपके होंगे। नेक्स्ट है हुई द रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन जो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो इकोनॉमिक्स टाइप के, जिनके लिए सिलेबस में इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स वगैरह है, तो उनके लिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके लिए डिटेल में क्वेश्चन आते हैं। तो हुई द रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट, तो इसमें ऑप्शन है आपका RBI है, नीति आयोग है, BSE है और SEBI सेबी है। तो इनके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। BSE का पूछा जाता है फुल फॉर्म, सेबी का पूछा जाता है। नीति आयोग का चेयरमैन या चेयरपर्सन पूछा जाता है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई, इस टाइप से क्वेश्चन नीति आयोग से भी बनते हैं। और आप देख लीजिए एंट्रेंस के 2-3 साल के अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि कभी कभार RBI का गवर्नर पूछ लिया, नीति आयोग का चेयरमैन पूछ लिया, नीति आयोग कब बना, किसके स्थान पर आया, BEC का हेडक्वार्टर कहाँ है, सेबी कब बना, सेबी का फुल फॉर्म क्या है। इस टाइप से क्वेश्चन आपके आते हैं। जिनके लिए इकोनॉमिक्स है वो तो अच्छे से इन्हें पढ़ लीजिए। तो रेगुलेटर कौन है कैपिटल मार्केट का, तो वो है आपका सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 1900 आप चेक कर लीजिए, 1992 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी, 1992 में ही हुई थी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है RBI वाज नेशनलाइज्ड ऑन, यानी RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखिए एक बार में पढ़ लीजिए, 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं। RBI की स्थापना कब हुई, RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, RBI के पहले गवर्नर कौन थे, RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है। RBI के अगर आप इकोनॉमिक्स आपको आती है, मतलब स्पेशल सिलेबस में मेंशनड है, तो आप डिप्टी गवर्नर वगैरह भी पढ़ लीजिए, खास करके MBA BBA और BCom वाले स्टूडेंट। तो दोस्तों अगर आप स्टडी 16 से जुड़ना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन एंट्रेंस प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ये नंबर दिए गए हैं, कौन कौन से कोर्सेज की प्रिपरेशन होगी आप देख लीजिए। स्टडी 16 ये क्या है, डॉक्टर हरि सिंह और एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन प्रिपरेशन 2022। तो ये होगी BA LLB LLB BA BA BEd BFA BBA और MBA के लिए। क्लासेस स्टार्ट 15 मार्च और कोर्स फीस ये दी गई है। इसके अलावा आप संपर्क करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर है 6265566810, ये व्हाट्सएप है, कॉल वाला ये है। और जो वीडियो के एंड में हम लोग इसमें डिटेल पर भी डिस्कशन कर रहे हैं, तो अभी हम लोग थोड़ा क्वेश्चन वगैरह देख लेते हैं। डिटेल में डिस्कशन होगी इस पर वीडियो के बाद में, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ CRR, तो ये सब किन के लिए इंपॉर्टेंट है। CRR का फुल फॉर्म है, जैसे एक और होता है SLR और एक MCLR होता है, तो ये सब उनके लिए इंपॉर्टेंट हैं जो जैसे MBA वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इवन उनसे ये भी पूछा जाता है कि CRR अभी कितना चल रहा है और SLR का क्या है, जैसे 4% के आसपास है तो वो अपन देख लेंगे, या CRR वगैरह कौन जारी करता है, या बैंक रेट कौन इशू मतलब कौन बताता है, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो जो MBA वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें इकोनॉमी वगैरह थोड़ी सी इकोनॉमी या जो इकोनॉमिक करंट अफेयर्स बोलते हैं जिसे, उनसे करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते हैं, तो उनको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो CRR का फुल फॉर्म क्या है, कैश रिजर्व रेशियो। इसके अलावा SLR और एक और MCLR,
तो इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट, चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ था? चंद्रयान 2 काफ़ी न्यूज़ में था, तो यह लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 को। तो आपको देखो मंगलयान पढ़ना है और चंद्रयान 1 भी पढ़ना है। जैसे चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ, मंगलयान कब लॉन्च हुआ, चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ था और चंद्रयान 3 कब लॉन्च होगा। ये करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था और इसके आपको वो भी पढ़ना है जो लैंडर का नाम क्या था या रोवर का नाम क्या था और ऑर्बिटर का नाम क्या था। तो ये तीनों आपको पढ़ना है। नेक्स्ट, भारत ने पोखरण परमाणु परीक्षण कब किया, यानी इंडिया ने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था वो कब किया था? तो इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1998 में, यानी 1998 में 11 मई को किया था और 13 मई को किया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने पोखरण परमाणु परीक्षण कब किया? तो 11 मई और 13 मई 1998। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, यह क्वेश्चन आता है। तो आपने वो फोटो देखी होगी, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। और अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म पूछा जाता है क्योंकि वो मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, ग्वालियर जिले से संबंधित हैं और उन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, वो तीन बार वो प्रधानमंत्री बने। और इसके अलावा जो उनकी जयंती है उस दिन मतलब सुशासन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन भी एंट्रेंस में आया हुआ है। तो 25 दिसंबर को जो सुशासन दिवस मनाया जाता है वो अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाता है। इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं जो दिवस वाले तो किसी की जयंती से रिलेटेड, जैसे पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर। तो इस टाइप से आपको पढ़ना है। जैसे प्रवासी भारतीय दिवस, महात्मा गांधी जब अफ्रीका से वापस आए थे। तो इस टाइप के आप देख रहे होंगे। क्या है, आपको एनालाइज भी करना है पेपर में। ये नहीं है कि बस डेस आ रहा है तो आप पूरे डेस पढ़ जाओ, 200-300 दिवस हैं, या आप राजधानी आ रही कोई देश की तो आप 208 पढ़ जाओ, क्योंकि आप पढ़ लेंगे तो फिर आपका लॉस हो जाएगा एक प्रकार से। आप वो पढ़ लेंगे, आंसर कर आएंगे, लेकिन आपका काफ़ी टाइम जाएगा और भी आपको पढ़ना है। तो इस टाइप से नहीं। जैसे अभी युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आने की संभावना है। जैसे रूस से, यूक्रेन से और इजराइल फलस्तीन का मैटर चल रहा था। और इसके अलावा आपको पता हो तो अजरबैजान और आर्मेनिया का चल रहा था। तो इस टाइप से जनरली जो क्वेश्चन आते हैं उनका जो करंट अफेयर्स में रहते हैं तो उन्हीं से रिलेटेड अभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति अब नहीं पूछा जाता है क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया, अब थोड़ा लेवल बढ़ गया है। तो आपको तो प्रिपरेशन अच्छे से करनी पड़ेगी। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और आप बताइए शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है और विश्व शिक्षक दिवस बताइए कब मनाया जाता है। कमेंट आप करिए। आप लोग कमेंट काफ़ी कम करते हैं। पिछली बार जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे थे और सिलेक्ट भी आप देखिए काफ़ी कमेंट वो करते थे और क्वेश्चन वगैरह भी काफ़ी पूछते थे। नेक्स्ट है, बेतवा चंबल किस नदी की सहायक नदी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेतवा और चंबल किस नदी की सहायक नदी हैं? तो बेतवा और चंबल दोनों यमुना नदी की सहायक नदी हैं। बेतवा और चंबल दोनों मध्य प्रदेश से निकलती हैं और ये यमुना नदी की सहायक नदी हैं। दोनों उत्तर दिशा की ओर बहती हैं। और चंबल पर जो बांध वगैरह हैं वो पूछे जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेतवा चंबल किस नदी की सहायक नदी हैं और बांध वगैरह भी पूछे जाते हैं। और देखिए बेतवा चंबल यमुना नदी में जाती हैं और यमुना नदी गंगा नदी में जाती है और गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। बांग्लादेश वाज क्रिएटेड इन, बांग्लादेश कब बना? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीजन यह है कि बांग्लादेश ने अभी पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस के 50 वर्ष पूरे किए थे पिछले वर्ष। और बांग्लादेश की जो एक सैन्य टुकड़ी थी उसने भारत के गणतंत्र दिवस की परेड में भी शामिल हुई थी और उसने अंडर-19 वर्ल्ड कप भी जीता था बांग्लादेश ने उस टाइम। तो काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। भारत सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। क्या है, डिस्प्यूट चल रहे थे जी भारत का, जैसे नेपाल के साथ चल रहा था और भारत चीन चल रहा था। तो इनसे क्वेश्चन काफ़ी बन रहे थे जो बॉर्डर से रिलेटेड थे। या तो जिसमें क्वेश्चन यह बनता था कि भारत सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ साझा करता है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट चीन वगैरह इसको आंसर करते थे, इसलिए इस क्वेश्चन को डाला जाता था। तो काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए और अभी बांग्लादेश काफ़ी न्यूज़ में रहा तो पिछले वर्ष। तो काफ़ी इसके अलावा जो शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु कहा जाता है, जिन्हें उन्हें पुरस्कार भी दिया गया था, गांधी शांति पुरस्कार। तो इसलिए भी इनसे काफ़ी क्वेश्चन आए। बांग्लादेश से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए, मतलब पिछले साल एंट्रेंस में भी पूछे गए और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछे गए। इस वर्ष भी पूछे जाने की संभावना है। तो बांग्लादेश से रिलेटेड अच्छे से क्वेश्चन को आप पढ़िए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ म्यांमार? म्यांमार की राजधानी क्या है? म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है। अगर आप थोड़ा न्यूज़ वगैरह देखते होंगे तो आप सुनते होंगे यहाँ पर जो मतलब आर्मी वगैरह का शासन हो गया है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के किस पड़ोसी देश में सैन्य तख्ता पलट हो गया है, तो वो अब म्यांमार है। और म्यांमार को भारत ने एक पनडुब्बी भी दी थी और उसका मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है। तो एक सैन्य पनडुब्बी भारत ने म्यांमार को दी थी। तो म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है। और नेपिया इसकी राजधानी है, आप इसको पढ़िए, NAYPYIDAW। तो इसके अलावा जो आपने एक सुना होगा मुझे याद नहीं आ रहा, रंगून भी वो आपका म्यांमार में ही है। नेक्स्ट है, सोन रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर?
सोन नदी है किस नदी की सहायक नदी है? तो सोन नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और यह गंगा नदी की सहायक नदी है। सोन नदी इकलौती ऐसी नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलकर डायरेक्ट गंगा में जाती है, और नदी मध्य प्रदेश की डायरेक्ट गंगा नदी में नहीं जाती हैं। जैसे कि आप देखेंगे बेतवा है, चंबल है, अभी देखा था बेतवा और चंबल दोनों कहाँ जाती हैं? यमुना नदी में जाती हैं। नेक्स्ट है गोवा बिकम पार्ट ऑफ इंडिया। गोवा भारत का हिस्सा कब बना? तो गोवा बना 1962 में। नेक्स्ट है हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी इन इंडिया प्रेजेंट। भारत में अभी कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में 28 यानी 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया शेयर LAC एंड LOC विथ। LAC और LOC दोनों के फुल फॉर्म पूछे जाते हैं और किस देश के साथ साझा भारत करता है? तो LAC का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LOC का होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चीन के साथ और LOC पाकिस्तान के साथ। इसके अलावा मैकमोहन रेखा पूछा जाता है और रेड क्लिफ रेखा पूछा जाता है। मैकमोहन चीन के साथ और आपका जो इसके अलावा रेड क्लिफ रेखा वो आपका पाकिस्तान के साथ। तो सर एक रेड क्लिफ थे, उनने मतलब इसको बाउंड्री डिस्प्यूट मतलब वो लाइन वगैरह बनाई थी, तो इसलिए उनके नाम पर इसे कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो मैकमोहन रेखा चीन के साथ और रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान के साथ। LAC चीन, LOC पाक। ठीक है, याद रखिए ये बात। नेक्स्ट है नंबर ऑफ बेसिक SI यूनिट है। तो कितनी नंबर है बेसिक SI यूनिट की? तो 7 है। इसके अलावा डायरेक्ट पूछा जाता है कि लेंथ का जो लंबाई की, हिंदी मीडियम वालों के लिए लंबाई मतलब को SI यूनिट कौन सा है, SI मात्रक कौन है, या टाइम को कहते हैं हिंदी में समय का SI मात्रक क्या है, या इंग्लिश में इस टाइप से भी आ जाते हैं इलेक्ट्रिक करंट, तो इसकी SI यूनिट क्या है? तो 4 ऑप्शन दे देंगे, जैसे एम्पियर दे देंगे, केल्विन दे देंगे, कैंडेला दे देंगे, किलोग्राम दे देंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है 1 फर्मी मीटर इज इक्वल टू। तो 10⁻⁻15 मीटर, यहाँ पर एक गलत लिखा गया है तो इसको अपन राइट कर लेते हैं। तो 10⁻⁻15 मीटर होते हैं 1 फर्मामीटर इज इक्वल टू। नेक्स्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का, हाइड्रोजन वाज डिस्कवर्ड बाय। तो हाइड्रोजन का आपको एटॉमिक नंबर आता है और हाइड्रोजन से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो हाइड्रोजन के मतलब खोज किसने, डिस्कवर्ड किसने किया हाइड्रोजन का? तो देख लेते हैं हाइड्रोजन की खोज किसने की? हेनरी कैवेंडिश ने। इसके अलावा आपको ऑक्सीजन की खोज और क्लोरीन की खोज, इस टाइप से जो इंपॉर्टेंट है, पूरे नहीं पढ़ना, इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिए। तो इससे क्वेश्चन आते हैं कि ऑक्सीजन की खोज किसने की, क्लोरीन की खोज किसने की। इसके अलावा आपके जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह हैं और आपका इनसे रिलेटेड इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स और पार्ट आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का जो संविधान है उसमें कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं और कितने भाग हैं? तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। और 395 इसमें अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं और 22 इसमें भाग हैं। जो जब संविधान लागू हुआ था उस समय 8 अनुसूची थी, आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। अगर वीडियो नहीं देखी तो जाकर देखिए। और अभी 12 अनुसूची हैं। इनसे क्वेश्चन अगर आप LLD VLLD वगैरह प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिटेल में क्वेश्चन आते हैं। जैसे अनुसूचियों से पूछ लेते हैं 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को दर्जा प्राप्त है, 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, इस टाइप से। तो वो थोड़ा डिटेल में पढ़ें। नेक्स्ट है क्रम से जमाए पहले कौन आया। तो इसमें क्रम से जमाने के लिए आ जाता है, जैसे आ जाता है कि जहाँ इस टाइप से भी बन जाते हैं, जहांगीर दे देंगे आपको, अकबर दे देंगे, इसके अलावा बाबर दे देंगे, हुमायूं दे देंगे। तो पहले इनमें से कौन आया, इस टाइप से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इसमें आया है जैसे क्रम से जमाए पहले कौन में, अशोक, बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपको पता है मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि पहले चंद्रगुप्त मौर्य आया, उसके बाद फिर बिंदुसार और फिर अशोक। तो इस टाइप से आपको जमाने दिया जा सकता है कि पहले कौन आया। तो असेंडिंग ऑर्डर होता है, एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस टाइप में जमाने को आ जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य पहले, फिर उनके पुत्र थे बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। सांची का जो स्तूप है वो अशोक से संबंधित है। अशोक से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। प्रियदर्शी किसे कहा जाता है, जैसे अशोक को कहा जाता है। और काफ़ी क्वेश्चन अशोक से आते हैं। और ये वंश वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की, या शुंग वंश की स्थापना किसने की, तो खिलजी वंश की स्थापना किसने की। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कब की। यानी महात्मा गांधी ने INC की महात्मा गांधी ने सिर्फ एक ही मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो की थी 1924 में। इसलिए इनसे क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने कब की अध्यक्षता। तो 1924 में की थी और बेलगांव में एक अधिवेशन हुआ था, उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी।
महात्मा गांधी से भी क्वेश्चन 4-5 आप महात्मा गांधी से पढ़ लीजिए। महात्मा गांधी जैसे साउथ अफ्रीका से वापस कब आए और इनसे जो सत्याग्रह वगैरह इनसे पूछे जाते हैं। अभी आपने वो यात्रा सुनी होगी, काफ़ी न्यूज़ में थी, दांडी मार्च, हाँ, तो उससे अभी क्वेश्चन आने की संभावना है। करंट टॉपिक चल रहा है वो, तो उससे काफ़ी क्वेश्चन अभी आ रहे हैं अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो इसमें भी आपके एग्जाम में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा महात्मा गांधी की बुक है यानी ऑटोबायोग्राफी है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है 2021 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? तो 2021 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला रजनीकांत को। पुरस्कार ऐसे कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार पूछा जाता है आपका पुरस्कार में, जैसे भारत रत्न है और आपके जो खेल रत्न पुरस्कार पूछे जाते हैं और आपके नोबेल पुरस्कार, ऑस्कर अवार्ड, ये पुरस्कार वगैरह इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। नेक्स्ट है भारत ने इस देश से राफेल विमान खरीदे। India bought Rafale विमान from this country and this country is United Nations Security Council permanent member and Emmanuel Macron is the president of this country. So what is the name of this country? तो राफेल विमान भी खरीदे और यूएनएससी का P5 का मेंबर है। इमानुएल मैक्रोन प्रेसिडेंट हैं। तो क्या है इस देश का नाम? तो इस देश का नाम है दोस्तों फ्रांस। फ्रांस से भारत ने कौन से विमान खरीदे? राफेल। भारत S-400 कहाँ से खरीद रहा है? और अगर आ जाए तो रूस से। चिनूक वगैरह, चिनूक अपाचे कहाँ से खरीदे? ये आपके अमेरिका से। तो इमानुएल मैक्रोन कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो ये फ्रांस के हैं और यूएनएससी का P5 का मेंबर भी है फ्रांस। 5 मेंबर हैं यूनाइटेड नेशंस परमानेंट मेंबर में और भारत उसमें नहीं है। क्वेश्चन बनता है भारत नॉन परमानेंट मेंबर है, उसका 2 वर्ष के लिए भी चुना गया था। भारत में से किसका सदस्य देश है? तो देखिए 4 ऑप्शन है, देख लेते हैं। G7, नाटो, यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो G7 में 7 देश हैं। पहले यह G8 था, रूस हट गया, अब 7 देश बचे और ये डेवलप कंट्री हैं। इसमें जैसे अमेरिका है और कनाडा है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जापान, जर्मनी, इटली, इस टाइप के देश हैं। तो भारत इसमें नहीं है, तो पहला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा नाटो है। नाटो काफ़ी न्यूज़ में है। यूक्रेन रूस आप देख रहे होंगे अभी, और उसमें आप नाटो, यूरोपियन यूनियन, इनको आप देख ही रहे होंगे, यानी आप सुन रहे होंगे। तो नाटो, इसका हेडक्वार्टर वगैरह पूछा जाएगा आपसे, इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई, फुल फॉर्म वगैरह पूछा जाता है। पहले ही पूछा जाता था, अब न्यूज़ में है तो और पूछा जाने की संभावना बढ़ गई है। तो नाटो का भारत मेंबर नहीं है क्योंकि इसका फुल फॉर्म ही जाहिर कर लेते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो अटलांटिक जो ओशियन है भारत से दूर है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन, तो भारत यूरोप में आता नहीं है। भारत कहाँ आता है? एशिया में आता है। और इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है कि जो रूस है और यूक्रेन है किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है, यानी किस महाद्वीप का। ठीक है, महाद्वीप आप जानते हैं कितने हैं, कमेंट बॉक्स में बताएंगे महाद्वीप कितने हैं, और यूक्रेन और रूस ये किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है, कमेंट जरूर करिएगा आप। ठीक है, इसके अलावा यूएनएससी का परमानेंट, तो भारत ना G7 का मेंबर है, ना नाटो का मेंबर है, ना यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। भारत नॉन परमानेंट मेंबर है और अभी 2 वर्ष के लिए चुना गया है। तो हम लोग देखते हैं जल्दी से क्वेश्चन, वीडियो काफ़ी बढ़ रही है। 2022 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में खेला जाएगा? तो यह कतर में खेला जाएगा। 2022 में जो भी आपके इग्नेट गेम्स वगैरह होंगे तो उनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। देखिए क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 कहाँ पर होंगे, और इस टाइप से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। या 2022 का फुटबॉल विश्व कप का, इसके अलावा 2021 में जैसे जो हुए, 2021 में IPL किसने जीता, या 2022 में अगर जब तक हो जाएगा तो किसने जीता, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है भारत ने ओलंपिक 2021 में कितने मेडल जीते? तो इसमें भारत ने आपको पता है 7 मेडल जीते और इसमें 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर और आपके 4 ब्रॉन्ज मेडल थे। नेक्स्ट है T20 वर्ल्ड कप 2021 किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता 2021 में और न्यूजीलैंड को फाइनल में हरा दिया था। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि कोविड के टाइम्स में है, इसलिए यह काफ़ी पूछा गया वर्ल्ड हेल्थ डे। तो ऑप्शन में है 7 अप्रैल, 22 मार्च, 1 दिसंबर, 29 अगस्त। तो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। डेज वाले आपके एक आध क्वेश्चन आते हैं, यानी ये क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, तो आपके 2 क्वेश्चन आते हैं डेज से, तो आप 2 से 4 नंबर आप पक्के कर सकते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, जल दिवस, पृथ्वी दिवस और जैव विविधता दिवस, ये आप याद रखने की ट्रिक भी है। या कहेंगे 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई, याद रख लीजिए। एक विश्व जल दिवस और जल, पृथ्वी और फिर उसके बाद जैव विविधता आएगी। तो पहले जल आया, फिर पृथ्वी, फिर जैव विविधता, तो ऐसा आप याद रख सकते हैं 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई।
नेक्स्ट है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक वाज रिटन बाय, भारत एक खोज पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन में है महात्मा गांधी, APJ अब्दुल कलाम, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद। तो देख लेते हैं MK गांधी, इनकी महात्मा गांधी की बुक कौन सी है? नाटो जो सत्य के साथ मेरे प्रयोग है इनकी, APJ अब्दुल कलाम है ऑप्शन में, और इनकी बुक पूछी जाती है। जवाहरलाल नेहरू है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, और राजेंद्र प्रसाद इनकी बुक पूछी जाती है। तो भारत एक खोज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक वाज रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू ने यह पुस्तक लिखी है। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। फर्स्ट अर्थ समिट वाज हेल्ड इन, पहली अर्थ समिट कहाँ पर हुई? तो ये रियो डी जेनेरियो में हुई। कहाँ पर है रियो डी जेनेरियो? तो ये आपको पता है ब्राज़ील में है। और अगर थोड़ा बहुत आप आइडिया रखते हो तो 2016 का जो ओलंपिक हुआ था वो यहीं पे हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। नेक्स्ट है कानाकिसली नेशनल पार्क ऑन विच स्टेट, कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो काफ़ी सरल क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में है, क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान। इसके डिस्ट्रिक्ट पूछे जाते थे जनरली, या किस जिले में है, ठीक है। इसके अलावा कानाकिसली मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, और भारत में मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क को हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय उद्यान। देखो, एक होता है नेशनल पार्क, एक होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक होता है बायोस्फीयर रिजर्व। तीनों में आप थोड़ा बहुत वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंस वगैरह बता दूंगा। नेक्स्ट है भोपाल गैस ट्रेजेडी टेक प्लेस इन विच ईयर, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? तो इसका राइट आंसर 1984। लेकिन ऐसे क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते, अब पूछा जाता है भोपाल गैस त्रासदी में मतलब कौन सी गैस लीक हुई थी, और इसके अलावा कौन उस समय जो मुख्यमंत्री था, इस टाइप से अब क्वेश्चन आने लगे थे। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? 1984 में। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ IPO, IPO काफ़ी न्यूज़ में, अभी पेटीएम का IPO आया था, इसके अलावा शायद अभी उसका LIC का IPO न्यूज़ में है। तो इनसे क्वेश्चन इसलिए आ सकते हैं। IPO का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो दोस्तों, आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप एंट्रेंस प्रिपरेशन करना चाहते हैं स्टडी 16 से तो देखिए तो डॉक्टर हरी सिंह और एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन प्रिपरेशन 2022, इसमें BA LLB, LLB, BA BEd, BFA, BBA और MBA। तो आप इसमें कोर्स फीस देख लीजिए, और इसमें आप इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं, और इस पूरे कोर्सेज की फीस है। आपका रिवीजन वगैरह भी होगा तो उसको हम अभी देखते हैं। तो कॉन्टैक्ट करने के लिए व्हाट्सएप नंबर है पहले वाला जो 6265566810 है, और 7440895067, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन माय यूट्यूब चैनल स्टडी 16, तो इसमें आप जुड़े ही हैं, और आपको देखिए इसमें ऑनलाइन एंट्रेंस प्रिपरेशन करने के फ़ायदे देख लेते हैं। प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू एंट्रेंस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन होगी, और रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगी इसमें, और लाइव डिस्कशन होंगे, जैसे जो गूगल मीट वगैरह या जूम पे देखेंगे तो उसमें आपके लाइव डिस्कशन होंगे। तो रिकॉर्डेड वीडियो में ही रहेगा, जैसे ये वीडियो है इसी टाइप में रिकॉर्डेड वीडियो रहेगी सिलेबस के पर्टिकुलर पैटर्न के अनुसार। तो आप वो देख सकते हैं, ऐसे टाइम बाउंडेशन नहीं है कि 6 बजे देखना है 7 बजे देखना, तो आप उसको कभी भी देख सकते हैं। और इसके अलावा लाइव डिस्कशन में ये रहेगा कि आप मतलब वीडियो कॉल वगैरह में तो अपन डिस्कस वगैरह कर सकते हैं। तो जो आपने रिकॉर्डेड वीडियो में देखा या उसमें अपन ये बताएंगे जैसे कि आपको और क्या पढ़ना है, जो अब मैं आपको बताऊंगा, या आपको खुद आपसे पढ़ना है या आपके कुछ डाउट हैं। इसके अलावा ये कब तक रहेगा? तो टिल एंट्रेंस, ऐसा नहीं है जब तक आपका एंट्रेंस होगा जब तक, इसमें काफ़ी बार आपकी रिवीजन हो जाएंगे, क्योंकि अपन देखते हैं काफ़ी इस वीडियो में तो अपन काफ़ी फास्ट वीडियो बना रहे थे कि वीडियो का टाइम काफ़ी बढ़ ना जाए, लेकिन अपन स्पीड में नहीं बोलेंगे, मतलब उसमें स्पीड में नहीं बात करते, तो उसमें अपन फिर भी पूरा सिलेबस करेंगे, और 2-3 बार अपन सिलेबस को करेंगे, क्योंकि वह फुल सिलेबस बेस्ड होगा। इसमें क्या है, जनरलाइज वीडियो है, तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन मतलब ऐसे हैं जो इकोनॉमिक्स के हैं, हिस्ट्री के हैं, तो उसमें आपको पर्टिकुलर सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको वीडियो मिलेगी। तो इंपॉर्टेंट IMP ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड ऑन एग्जाम पैटर्न, आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह भी मिलेंगे इसमें एग्जाम बेस्ड पैटर्न पर, जो आपके मतलब एग्जाम बेस्ड होंगे। तो इसके अलावा अगर जो CU CET एग्जाम होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, तो उसमें भी अपनी ये प्रिपरेशन हेल्पफुल होगी, फिर अपन उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो आप कॉल कर सकते हैं, और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और पर्सनली कॉन्टैक्ट भी मुझसे कर सकते हैं। इसके अलावा फास्टली रिवीजन मेनी टाइम्स, तो फास्टली रिवीजन होगा आपका कई बार, और इसमें आपको जुड़ने के फ़ायदे ये हैं कि आप कंसिस्टेंट रहेंगे, यानी आप वीडियो वगैरह इसमें आप कंसिस्टेंट रहेंगे, पढ़ाई आप घर पर भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सिंसेयर भी रहेंगे आप, और डिस्कशन क्विज वगैरह भी होता है अपने यहाँ, तो काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा। तो मेरा नाम है प्रणब, और आप देख रहे थे स्टडी 16, और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।